हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। कल हमने सोशल स्टडीज़ के 30 क्वेश्चंस किए थे, राइट? आई होप आपने वो क्लास कर ली है। अब हम नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस करेंगे और आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि इन क्लासेस से आपकी हेल्प हो रही है कि नहीं। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस करेंगे। कल वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाके पहले आप उसको कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके बाद इसको देखिएगा, ठीक है? कोई इशू नहीं है, इससे भी आप स्टार्ट कर सकते हो, बट ना हमने 30 क्वेश्चंस कल कर लिए थे। अब जो नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस है वो आज हम करने वाले हैं, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या सामाजिक विज्ञान की कक्षा में एक बेहतर पठन पाठन परिवेश के निर्माण में सहायक होगी? ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है, ए संदर्भ पुस्तकालयों का निर्माण, डेवलपमेंट ऑफ रेफरेंस लाइब्रेरीज। तो पठन पाठन परिवेश में जो हेल्पफुल रहेगी, तो ये तो हेल्पफुल रहेगी, है ना? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। फिर है लचीले स्कूल समय का निर्माण, मतलब क्रिएशन ऑफ फ्लेक्सिबल स्कूल टाइमिंग। दिस इज ऑल्सो ट्रू। केबल प्रसार तकनीक, अब देखिए यहाँ पे ओनली आ गया, जहाँ पे भी केबल ओनली आ जाए उसको आपको आंसर को अवॉइड करना है। ऐसा नहीं कि सबको काट देना है जिसमें ओनली हो, बट ज़्यादातर केसेस में अवॉइड करना है। फिर है क्षेत्रीय भाषाओं के पठन सामग्री का निर्माण, ये भी सही है, तो ए बी डी सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, रीड देम केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शन। स्टेटमेंट दी हुई है, हमसे पूछा कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, ऐसी कक्षा में समता एवं लोकतंत्र को बढ़ावा देने में आसानी होगी जिसमें अध्यापिका बच्चों को प्रश्न नहीं पूछने देती है। क्या ये सही है कि इससे प्रमोट होगी इक्वालिटी और डेमोक्रेसी, जिसमें टीचर बच्चे को क्वेश्चन ही नहीं पूछने दे रही है? तो ये तो गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इट वुड बी डिफिकल्ट टू प्रमोट इक्विटी एंड डेमोक्रेसी थ्रू अ क्लासरूम वेयर वेरिंग ओपिनियंस आर इनकरेज टू बी वॉइस्ड एंड डिबेट। दोनों में अपोजिट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि ऐसी कक्षा में समता और लोकतंत्र को बढ़ावा देने में समस्या होगी जिसमें विभिन्न विचारों को चर्चा एवं वाद विवाद के लिए प्रोत्साहित किया जाए। ये भी बिल्कुल समस्या नहीं होगी, इससे उनका डेवलपमेंट होगा, इक्विटी और डेमोक्रेसी के बारे में वो जानेंगे। तो ये भी गलत है, तो दोनों कथन 1 और 2 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरवेंशन इन रिलीजन बाय स्टेट एज लेड आउट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से क्या राज्य द्वारा धर्म में हस्तक्षेप है जैसा कि भारतीय संविधान में लिखा गया है? फर्स्ट आपको ध्यान देना क्या है, रिलीजन में हस्तक्षेप मतलब धर्म में हस्तक्षेप, ये सारे जो हैं रिलीजन से रिलेटेड होने चाहिए। इंटरवेंशन इन रिलीजन, वही आपका आंसर होगा। फर्स्ट है अस्पृश्यता का उन्मूलन, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी क्या होती है कि छुआछूत, जो ये सारे होते हैं ना, वो सब आते हैं इसमें। तो उसका छुआछूत प्रथा का खत्म करना, उन्मूलन करना, तो ये तो सही है, राइट? ये रिलीजन से होता है ना रिलेटेड, क्योंकि जैसे आप देखते हो कि धर्म में बहुत सारी जातियां होती हैं, ब्राह्मण हो गए, फिर नीचे की जातियां हो गई, तो इन सब में क्या होता है कि छुआछूत की प्रथा चली आ रही है, तो इसका अबोल्यूशन हो गया, तो धर्म से रिलेटेड इंटरवेंशन हो गया, है ना? तो ये तो सही है। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। क्या है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर? लेबर एंड चाइल्ड राइट, तो ये किससे रिलेटेड है? लेबर और चाइल्ड राइट से, ना कि इसमें रिलीजन का कोई इंटरवेंशन नहीं होगा, ये बच्चों की शिक्षा और उसके राइट से। तो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर से बच्चों की शिक्षा और उसके एजुकेशन के लिए आप राइट दे रहे हो, तो इससे रिलीजन का कोई लेना देना नहीं है, तो ये तो नहीं है। तो देखो जिसमें भी बी हो आप उस बी वाले को काट दो। देखो सारे ही कट गए, सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 बना, इसमें टिक करो और आगे चल जाओ। सी में क्या, बैन ऑन चाइल्ड मैरिज। अब दिस इज ऑल्सो ट्रू, क्यों? क्योंकि चाइल्ड मैरिज बहुत सारे रिलीजन में जैसे छोटी उम्र में कर दिया जाता है, तो ये भी रिलीजन के हिसाब से ये तो होता है ना, तो बहुत सारी प्रथाएं होती हैं, तो ये बैन होगा, तो इंटरवेंशन इन रिलीजन है, ठीक है?
अब नेक्स्ट है लेइंग आउट विशाखा गाइडलाइंस। तो विशाखा गाइडलाइंस जो होती है वो किसके लिए है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द वर्क प्लेस, काम प्लेस में जो सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है उसके खिलाफ है। तो ये भी रिलीजन से रिलेटेड नहीं है। तो रिलीजन वाला कौन सा था, ए और सी। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज इम्पॉर्टेंट to share examples of plurality of people in a community in the social science textbooks because सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में समुदाय में लोगों के अनेकत्व से जुड़े अनुभवों को साझा करना जरूरी है, क्योंकि आपको समझ में आया प्लूरालिटी ऑफ पीपल मतलब लोगों के अनेकत्व मतलब अलग अलग कम्युनिटी के अलग अलग लोग होते हैं, उनकी अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं, तो साझा करना जरूरी है। क्यों? एक समुदाय के ठप्पाकरण को सुनिश्चित करता है। इट इंश्योर लेबलिंग ऑफ कम्युनिटी। तो ये क्या है, ये बिल्कुल गलत है। लेबलिंग किसी भी कम्युनिटी के लिए सही नहीं है। नेक्स्ट है, यह समुदाय के संबंध में निर्णय लेने या धारणा सुनिश्चित करने में मदद करता है। नहीं, यह स्थानीय समुदाय के चित्र निर्माण में मदद करता है। तो ये बिल्कुल क्या है, सही है। इस फैसले से फैसिलिटेट्स इन जनरेटिंग portrayals of local community। तो ऑप्शन नंबर 3 is the correct answer। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following methods may be used for improving the national standards of social science education to meet the challenges of global competition। वैश्विक प्रतिस्पर्धा की चुनौतियों का सामना करने के लिए सामाजिक विज्ञान शिक्षा के राष्ट्रीय मानकों में सुधार के लिए निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग किया जा सकता है। तो इनमें से कौन सा यूज़ किया जा सकता है सामाजिक विज्ञान के राष्ट्रीय मानकों को सुधार के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है आइडेंटिफाइंग लर्निंग आउटकम्स। केवल आउटकम निर्धारण करने से तो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा ना। नवाचारी और बेहतर मूल्यांकन उपकरणों का विकास करना, तो इससे भी केवल नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीकृत मानकीकृत और एकल पाठ्यक्रम का निर्माण करना। डिजाइनिंग सेंट्रलाइज्ड स्टैंडर्डाइज्ड और सिंगुलर कोर्सेस। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, डेवलपिंग ऑडियो विजुअल मल्टीमीडिया बेस्ड इंटरैक्टिव स्टडी मटेरियल। क्वेश्चन को एक बार पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड में बी यूज्ड फॉर इम्प्रूविंग द नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ सोशल साइंसेस एजुकेशन टू मीट द चैलेंजेस ऑफ ग्लोबल कॉम्पिटिशन। ग्लोबल कॉम्पिटिशन, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर इसमें। डेवलपिंग इनोवेटिव एंड इम्प्रूव्ड इवैल्यूएशन टूल्स। नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि सिर्फ यहाँ पे इवैल्यूएशन टूल्स की बात हो गई है। क्वेश्चन में मैं भी कंफ्यूज हो गई, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। ग्लोबल कंपटीशन में चैलेंजेस को मीट करना, किसके लिए करना, सोशल साइंस एजुकेशन के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर कि आपको कोर्सेज को इम्प्रूव करना है, ना कि टूल्स को। बस पहले बच्चों को पढ़ाओगे तब तो फिर इवैल्यूएट करोगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस ऑफ डेप्थ इन रूरल इंडिया। ग्रामीण भारत में ऋण के संस्थागत स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं। ऑप्शन 1 दिया हुआ है, आपको ध्यान देना, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस आपको बताना है। मनी लेंडिंग मतलब पैसा देने वाले जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस हैं। आप गांव में जाके उधार ले लेते हो किसी मुखिया से, वो नहीं आएंगे इसमें, है ना। तो मनी लेंडर्स वो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस नहीं है जो पैसे देते हैं। तो कोऑपरेटिव्स हैं, गवर्नमेंट बैंक्स हैं, लैंडलॉर्ड्स नहीं है। तो बी और सी हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। केवल साहूकार नहीं होंगे, हमें संस्थागत स्रोत बताने हैं ना। जमींदार भी इसमें नहीं आएगा। कौन आएगा, सहकारी संस्थाएं और सरकारी बैंक। तो बी और सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, रीड देम केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शन। 2 स्टेटमेंट दी हुई हैं, हमें चूज करना है कौन सी सही है कौन सी गलत है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, सोशल स्टडीज साइंस बिकेम पार्ट ऑफ द ऑफिशियल क्यूरिकुलम इन मॉडर्न इंडिया ओनली विद द बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम ऑफ गांधी जी।
तो क्या ये सही है? हाँ, कि स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ था? जो बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम था। नेक्स्ट है, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने सामाजिक अध्ययन विज्ञान विषय को अखिल भारतीय स्तर पर आधिकारिक मान्यता प्रदान की है। ये भी सही है। तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। दोनों कथन एक और दो सही हैं। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेस्टिंग। तो यहाँ पे टेस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है कि यदि किसी विशेष विषय से संबंधित कौशल पर किया जाता है या किसी विशेष, तो टेस्टिंग परीक्षण के बारे में बताना है कि यह किसी विशेष संबंधित कौशल के आधार पर किया जाता है। इट इज कैरीड आउट ऑन स्किल्स रिलेटेड टू पर्टिकुलर सब्जेक्ट। क्या ये सही है? सही है। नेक्स्ट है, इट इज यूजली डन बाय पोजिंग अ सेट ऑफ क्वेश्चंस इन अ यूनिफॉर्म मैनर। ऐसे ही तो किया जाता है ना, आमतौर पर प्रश्नों के पूंछ को एक साथ रूप से प्रस्तुत करके किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन है, इट इज एन अनसिस्टमैटिक प्रोसीड्यूर फॉर मेजरिंग द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ पर्टिकुलर कंटेंट। तो अनसिस्टमैटिक तो नहीं होता है ना टेस्टिंग, अब प्रॉपर टेस्टिंग होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। केवल ए और बी सही है। अगला क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी और इक्विटी शुड बी टॉट। तो जो लोकतंत्र या क्षमता को पढ़ाया जाना चाहिए, कैसे? ऑप्शन में देखते हैं, ओनली बाय मेक दीज एज पार्ट ऑफ क्लासरूम। केवल, देखो जहाँ पे केवल आ गया उसको ध्यान से पढ़ो। केवल और केवल कक्षागत प्रक्रिया के रूप में शामिल करके नहीं, गलत है। ऑप्शन नंबर 2 है, इन्हें ज्ञान के क्षेत्रों के रूप में शामिल करके, ना कि इन्हें कक्षा प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर। तो बाय covering these as knowledge areas but not by making these as part of classroom process। क्या बोल रहा है कि कवर करना है नॉलेज एरियाज को, लेकिन क्लासरूम प्रोसेस, ये तो सही था, लेकिन क्लासरूम प्रोसेस का भी तो आपको हिस्सा बनाना है ना, तभी तो आप, जैसे डेमोक्रेसी आप अगर क्लास में सिखाना है तो आपको सबको इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा, हर एक बच्चे की बात सुननी पड़ेगी, तो आपको क्लासरूम में भी तो इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज रॉन्ग। नेक्स्ट है, बाई कवरिंग दीज एज नॉलेज एरियाज एज वेल एज द पार्ट ऑफ क्लासरूम प्रोसेस। दिस इज ट्रू कि आपको एज नॉलेज एरिया उसे इंक्लूड करना है और अपने क्लासरूम का भी पार्ट बनाना है। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग इन टेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक गिवन इन द चैप्टर ऑन अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। तो शहरी प्रशासन पर दिए गए पाठ में निम्नलिखित विषय अंतर्निहित प्रश्न रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए पर विचार कीजिए। क्या है? किसी नगर निगम में निर्वाचित सदस्यों को डैश कहते हैं। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता कौशलों का परीक्षण हो रहा है? कि क्लासरूम में शहरी प्रशासन पर पाठ हुआ, फिर एक प्रश्न किया गया है कि किसी नगर में निगम में निर्वाचित सदस्यों को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे उसकी मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन हो रहा है, तो उसको यहाँ पे कौन सा कौशल का परीक्षण हो रहा है? उसके स्मरण रखना, क्योंकि उसको जब याद होगा, आपने पाठ पढ़ा है, उसको याद होगा तब तो आंसर देगा। तो आपको ध्यान रखना, अगर मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन किया जा रहा है तो वो क्या होगा? स्मरण रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज अ टीचर ऑफ सोशल साइंस As a teacher of social science, which of the following will you be careful about while discussing issues like gender discrimination and caste discrimination? सामाजिक विज्ञान के एक शिक्षक शिक्षिका के रूप में लैंगिक भेदभाव और जातिगत भेदभाव जैसे मुद्दों पर चर्चा करते समय आप निम्नलिखित में से किसका ध्यान रखेंगे? ऑप्शन नंबर ए है, इनकरेजिंग स्पीकिंग अप इन द क्लास। बच्चों को इनकरेज करो बोलने के लिए। सिर्फ बोलने से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन दोनों का ध्यान रखना है, तो सिर्फ बोलने से तो ये नहीं दूर होगा। विद्यार्थियों को दूसरों की बात सुनना सिखाना। क्या लिखा हुआ है कि मेकिंग स्टूडेंट्स लर्न टू लिसन टू अदर्स। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी, आप सबकी बातें सुनना सिखा रहे हो, तो उन्हें इक्वालिटी सिखा रहे हो। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की इसमें भी बात नहीं हुई है। फिर है नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द क्लासरूम।
एक मिनट, इसमें ना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, इसमें एक से ज़्यादा आंसर्स हो सकते हैं। तो देखो, ये भी सही था कि आप बच्चों को बोलना सिखा रहे हो, ये भी था मेकिंग स्टूडेंट्स लर्न टू लिसन अदर्स। इससे क्या होगा, इक्वालिटी आएगी, डेमोक्रेसी आएगी। जैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आप बॉयज़ को चांस दे रहे हो, आप गर्ल्स को भी चांसेस दे रहे हो बोलने का, और अगर गर्ल्स बोल रही हैं तो आप बॉयज़ को बोल रहे हो सुनने का। ये भी। अब नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द क्लासरूम, कि कॉन्फ्लिक्ट की नॉन एक्सेप्टेंस होना, दिस इज रॉन्ग ना। एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, अगर बच्चे कोई लड़ रहे हैं तो उनका एक्सेप्ट करो, आप सुनो प्रॉब्लम क्या है, देन सॉल्व करो। डेवलपिंग एन एटमॉस्फेयर ऑफ ट्रस्ट इन द क्लासरूम, तो ए बी डी तीनों सही हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। कक्षा में बोलने के लिए प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों को दूसरों की बात सुनना सिखाना, और कक्षा में विश्वास का वातावरण विकसित करना, तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट सर्व टू, तो इनमें से कौन सा पर्पस है जो कि यहाँ पे नॉट वाला जवाब देना है, ठीक है। अपने आप को स्थगित रखना जिससे समाज की संरचनाएं परिवर्तित रह सके। कीप इटसेल्फ स्टैटिक, नहीं, यहाँ पे गलत हो गया ना। कीप चेंजिंग, उसका काम है कि सोसाइटी में चेंजेस आते रहे, इंप्रूवमेंट्स होते रहे, तो ये गलत है। तो क्वेश्चन में क्या था कि नॉट सर्व टू, तो ये गलत है, इसीलिए यही क्या है, आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस वुड नॉट बी हेल्पफुल इन एड्रेसिंग द मार्जिनलाइजेशन ऑफ सर्टेन कम्युनिटी, तो इनमें से कौन सा हेल्पफुल नहीं होगा। मार्जिनलाइजेशन करना है मतलब हाशिएकरण, गवर्नमेंट पॉलिसी, प्रोटेक्टिंग कल्चरल डाइवर्सिटी, सोशल मूवमेंट, तो ये तो तीनों सही हैं। अब ऑप्शन नंबर 2 इज नॉट, कि ओनली मेन स्ट्रीमाइजेशन का मतलब क्या होता है, मेन स्ट्रीमाइजेशन का मतलब होता है आप मेनली अडेप्ट कर रहे हो, मतलब सबको एक स्ट्रीम में लेकर आ रहे हो, तो इससे सिर्फ मार्जिनलाइजेशन से नहीं इम्प्रूवमेंट आएगी, तो सरकारी नीतियों से आएगी चेंजेस, सांस्कृतिक विविधता का रक्षण, इससे भी आएगा चेंज, सामाजिक आंदोलन से आएगा, मुख्य धारा में समाहितीकरण। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स एंड देन देम केयरफुली, रीड देम केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शंस। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रही है, इन स्कूल समेटिव असेसमेंट हैज मोर विजिबिलिटी। देखो अब यहाँ पे पर्टिकुलरली इन स्कूल हो गया है, तो फिर सही है ना। समेटिव, जैसे हमारे एनुअल एग्जाम्स होते हैं, हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं, तो ये क्या समेटिव असेसमेंट के उदाहरण है, तो ये विजिबिलिटी है, प्रत्यक्षता है, बिल्कुल सही है। योगात्मक आकलन में ज़्यादा प्रत्यक्षता होती है, ये सही है। स्टेटमेंट 2 क्या है, समेटिव असेसमेंट चेक्स द लर्निंग आउटकम एट द एंड ऑफ द ग्रेड और यूनिट, ये भी सही है। समेटिव क्या होता है, जो एंड ऑफ टर्म होता है, एंड ऑफ यूनिट होता है, या फिर एंड ऑफ ईयर होता है, इसको समेटिव बोलते हैं। फॉर्मेटिव क्या होता है, जो ड्यूरिंग द ईयर और क्लास और टर्म लेक्चर होता है, उसको फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं, तो दोनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, रीड देम केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शन। फिर से स्टेटमेंट्स हैं, हमें बताना है कौन सी सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, राजनीति शास्त्र परिवर्तन का परिचायक है जिसमें सत्ता की प्रभुत्ता संपन्न संरचनाएं और सामाजिक बलों द्वारा उनके विरोध की प्रक्रियाएं शामिल हैं। तो क्या ये सही है, बिल्कुल सही है कि पॉलिटिकल साइंस सजेस्ट dynamism that engages with processes that produces structures of domination and their contestations by social forces. तो statement 1 is correct. Statement 2 है, political science imagines civil society as the sphere where more informed, receptive and responsible citizens could be produced. तो ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट कि राजनीति शास्त्र एक ऐसे सभ्य समाज की कल्पना करता है जो अधिक संवेदनशील, अवगत और उत्तरदायी
नागरिकों का निर्माण कर सकें। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू वांट टू इंट्रोड्यूस योर स्टूडेंट्स अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द बुद्धा स्टैचू मेड इन मथुरा स्टाइल एंड तक्षशिला गंधरा स्टाइल, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड वुड बी, कि आप दोनों स्टैचू, एक मथुरा शैली पे बना है, गांधार शैली पे बना है, तो आप दोनों अंतर बताना चाहते हो, तो आप कौन सी सबसे उपयुक्त विधि होगी? तो ऑप्शन नंबर 1 है राष्ट्रीय संग्रहालय की यात्रा करवाना, आप उनको राष्ट्रीय संग्रहालय लेकर जाओ। क्या ये पॉसिबल होता है कि सिर्फ डिफरेंस अगर आपको पढ़ाना है तो बिना आप संग्रहालय जाए नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है ना। उपर्युक्त शैलियों पर आधारित पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की प्रयुक्ति आप कर सकते हो, बट जरूरी नहीं है ना। नेक्स्ट है एक वस्तुकार के साथ साक्षात्कार। 4 है पास्ट पुस्तक में दी गई तस्वीर पर आधारित चर्चा। अब देखो बातें तो चारों सही हैं कि डिस्कशन होना चाहिए, बट मोस्ट सबसे उपयुक्त विधि बतानी है। तो अब ये जो है ये हो सकता है सबके लिए पॉसिबल ना हो, लेकिन पाठ्य पुस्तक में जो तस्वीर सबके पास होती है ना, तो आप उसमें ही चर्चा कर सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, रीड देम केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ गिवन स्टेटमेंट्स। तो ये 2 स्टेटमेंट्स हैं, हमें बताना है कौन सी सही है कौन सी गलत है। फर्स्ट है शैक्षिक संरचना में आकलन सतत किया जाता है। असेसमेंट इज मेड कॉन्टिन्यूसली इन एजुकेशन सेटिंग, सही है, असेसमेंट इज कॉन्टिन्यूस। नेक्स्ट है आकलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अलग अलग समय पर कई चीज़ें की जाती हैं। असेसमेंट इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स डूइंग अ नंबर ऑफ थिंग्स एट डिफरेंट टाइम्स, दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो दोनों कथन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट फर्स्ट है, the work done by the public works department of the government do not need the approval of the members of legislative assembly। ये गलत है, क्यों? क्योंकि they need approval। यहाँ पे not लिखा हुआ है, देखो सबको ध्यान से पढ़ना है, स्कीमिंग नहीं करनी है। not लिखा हुआ है मतलब गलत हो गया, क्योंकि उन्हें जरूरत पड़ती है। अगला देखो, सरकार के लोक निर्माण विभाग द्वारा दिए गए कार्य के लिए विधानसभा के सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक नहीं है, नहीं होती है, उन्हें नीड होती है। कथन 2 बी क्या दिया हुआ है, लोग विधानसभा के सदस्यों को अपने प्रतिनिधियों के रूप में चुनते हैं। तो लोग जो हैं वो इलेक्ट करते हैं, ये बिल्कुल सही है, लोग ही इलेक्ट करते हैं ना उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को है लेजिस्लेटिव असेंबली के। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, कि ए गलत है और बी ट्रू है। ए इज फॉल्स एंड बी इज ट्रू, ए असत्य है और बी सत्य है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, below are 2 statements, one of them is assertion A and other is reason R. Read them carefully and choose the correct answer with the help of given option। इन ऑप्शंस की हेल्प से हमें चूज करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो असर्शन ये क्या बोल रहा है, अ टेस्ट इज अ फॉर्म ऑफ असेसमेंट। तो एक टेस्ट जो है वो क्या है, एक फॉर्म है, आकलन का एक रूप है। अभी आपको बताना है कि स्टेटमेंट सही है कि गलत। सही है, तो जो परीक्षण होता है वो आकलन का ही तो एक रूप है। रीजन क्या दिया हुआ है, यह प्रश्न का उत्तर देता है या दूसरों की तुलना में या प्रदर्शन कार्यों में एक ज्ञान क्षेत्र की तुलना में। कारण भी सही है, इट आंसर्स द क्वेश्चन आइदर इन कंपैरिजन में, या तो आंसर करेगा विथ अदर्स और इन कंपैरिजन विद डोमेन ऑफ द परफॉर्मेंस टास्क, या तो दूसरों के साथ कंपैरिजन करेगा या फिर परफॉर्मेंस टास्क के साथ कंपैरिजन करेगा। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस डज नॉट प्रमोट सोशल जस्टिस। इनमें से कौन सा जो प्रोविज़न है वो सोशल जस्टिस प्रमोट नहीं करता, मतलब सामाजिक न्याय को प्रमोट नहीं करता है। विशेष पुलिस थाना, अब देखो
अगला ऑप्शन क्या है? समान कार्य के लिए समान वेतन, मानव तस्करी पर प्रबंधन, फिर सरकारी विद्यालयों में लड़कियों के लिए विशेष योजना। अब आप देखोगे ये सब क्या करते हैं? इक्वालिटी प्रमोट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें तस्करी में अगर प्रबंधन होगा तो इक्वल चीज़ें सबके पास डिवाइड होंगी, सबको समान वेतन मिलेगा, लड़कियों के लिए भी योजनाएं आएंगी। अब विशेष जो पुलिस थाना है इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है लॉ और ऑर्डर मेंटेन करना। इक्वालिटी से इसका कोई, सामाजिक न्याय से इसका कोई क्या होता है? संबंध नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। एडमिनिस्ट्रेटिव जो लॉज हैं, लॉ एनफोर्समेंट है, ये सब काम होता है पुलिस थाने का, एक विशेष पुलिस थाना जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन ऑफ देम इज असर्शन एंड द अदर इज रीजन, रीड देम केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शन। तो दो दिए हुए, एक असर्शन एक रीजन है, हमें चूज करना है ऑप्शन कौन सा सही है। तो अभिकथन क्या है? बाकी विषयों की तरह ही सामाजिक विज्ञान में भी ज्ञान का सृजन करने के लिए बच्चों का सक्रिय जुड़ाव होना चाहिए। ये बिल्कुल सही है। वो जब एक्टिव होंगे तभी करेंगे ना, चाहे वो सामाजिक विज्ञान हो चाहे किसी और सब्जेक्ट की बात हो। तो अभिकथन जो है वो क्या है? बिल्कुल सही है। फिर रीजन क्या लिखा हुआ है? एक्टिव एंगेजमेंट रिफर्स टू द एंगेजमेंट ऑफ बॉडी एंड माइंड, दिस इज ऑल्सो ट्रू। एक्टिव एंगेजमेंट क्या है? कि आपकी बॉडी भी एक्टिव है और आपका माइंड भी एक्टिव है, तभी तो एक्टिव एंगेजमेंट हुआ ना। तो तर्क भी क्या है? सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट, कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 82 है, बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन ऑफ देम इज असर्शन एंड द अदर इज रीजन। सेम है कि दो स्टेटमेंट दी हुई है, एक अभिकथन है और दूसरा कारण है, हमें बताना है। तो असर्शन में क्या है? भारत में सामाजिक विज्ञान को लड़कों की अपेक्षा लड़कियों को पढ़ने से ज़्यादा जोड़ना चाहिए। अच्छा, इन इंडिया, अच्छा चाहिए नहीं लिखा हुआ है, जाता है बोला है। इन इंडिया स्टडीइंग सोशल साइंसेस इज एसोसिएटेड मोर विथ गर्ल्स देन बॉयज़, कि सोशल स्टडीज़ को, ये कहीं ना कहीं बात तो सही है ना हमारे समाज की, कि गर्ल्स ज़्यादा सोशल साइंस लेती हैं अगर आप कंपेयर करोगे बॉयज़ से, तो ये तो सही है। रीज़न क्या है? दिस टाइप ऑफ अप्रोच टू सोशल साइंस इज इंडिकेटेड ऑफ अ पैट्रियार्कल एंड जेंडर बाइस्ड सोसाइटी। तो सामाजिक विज्ञान को लेकर इस प्रकार का दृष्टिकोण एक तरह से पितृसत्तात्मक और लैंगिक भेदभाव रखने वाले समाज का द्योतक है। ये भी सही है। क्यों होता है ऐसा? इसीलिए ना, क्योंकि सोसाइटी में जेंडर बायसनेस है, पैट्रियार्कल है। तो ऑप्शन नंबर ए एंड 4 इज द करेक्ट, कि दोनों ए और आर सही है और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। अगला क्वेश्चन है, बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट दी हुई है, हमें बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो स्टेटमेंट 1 है, फील्ड वर्क, प्रोजेक्ट वर्क एंड ग्रुप एक्टिविटीज शुड फॉर्म द बेसिस ऑफ टीचिंग लर्निंग इन सोशल साइंसेस। सामाजिक विज्ञान के अध्यापन का मुख्य आधार क्षेत्र कार्य, प्रोजेक्ट कार्य और समूह गतिविधियां होनी चाहिए। क्या ये बात सही है? ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी स्टेटमेंट है, सामाजिक विज्ञान के अध्यापन को रुचिकर बनाने के लिए स्थानीय समुदाय से सीधे जुड़ी परियोजनाओं को प्रेरित करना चाहिए या फिर करना होगा। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, कि बोथ स्टेटमेंट 1, दोनों कथन 1 और 2 सही हैं। अगला क्वेश्चन है, एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन द सोशल साइंस क्लासरूम इज द acknowledgement of India's diversity. Which of the following traits should you develop as a social science teacher and also consciously inculcate in students so that this diversity is truly appreciated? सामाजिक विज्ञान की कक्षा में एक महत्वपूर्ण तत्व भारत की विविधता को स्वीकार करना है। सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षक के रूप में निम्नलिखित में से कौन से लक्षण आपको विकसित करने चाहिए और उन्हें विद्यार्थियों में शुद्ध अंतःकरण से आत्मसात करना चाहिए, जिससे कि विविधता का सही मायनों में महत्व हो सके। डाइवर्सिटी का आपको इम्पोर्टेंस देनी है। तो इनमें से कौन सा सही है हमें बताना है। क्या बताना है? इनमें से कौन सा क्वेश्चन सही है। अब एकता के विषय में नारे लगाना, क्या ये सही है? एकता के विषय में नारे लगाना, तो ये तो बिल्कुल सही है।
कि नहीं है सही, बताइए। अब पहली दृष्टि में देखने पे तो लगेगा कि ये क्या है, सही है लेकिन क्या नारे लगाने बस से हो जाता है? क्लासरूम में आप बैठ के नारे ही लगाते रहोगे? अपने से भिन्न संस्कृतियों के विषय में बात करते हुए संवेदनशील और सम्माननीय रहना, ये बिल्कुल सही है। तो जब हम बात करते हैं अपने से दूसरे कल्चर से, तो उससे हमें क्या रहना, हमें पॉजिटिव रहना, उनके प्रति रिस्पेक्ट दिखानी है, संवेदनशील होना है। तो ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी अवधारणा का निरंतर विचार करना जो समाज में किसी भी सामाजिक अवस्थिति से उत्पन्न हो सकती है। तो विचार विमर्श होने चाहिए, बातें होनी चाहिए, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी एंड सी बोथ आर करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट, कि बी और सी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो भारत में प्रतिनिधिक लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? ए में क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, लोगों की सीधी प्रत्यक्ष सहभागिता, मोस्ट बताना है कि ट्रू होना चाहिए, ठीक है। फिर है इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रतिनिधियों की अप्रत्यक्ष सहभागिता। थर्ड में है डुअल सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकता, या फिर लोगों द्वारा मताधिकार का प्रयोग करना। अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़े, भारत में प्रतिनिधिक लोकतंत्र, तो मताधिकार का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, while teaching your class about the government's responsibility of providing health care, you decide to conduct a debate between two groups of students on whether the healthcare system in the country is functioning properly or not. Which of the following is not a desirable goal of organizing classroom debate? तो क्या होना चाहिए कि आपको एक डिबेट ऑर्गेनाइज करनी है जो कि सरकार की आरोग्य अनुरक्षण प्रदान करने के उत्तरदायित्व के विषय में अपनी कक्षा में शिक्षण करते हैं। दो समूहों के बीच इस विषय में चर्चा फिर विवाद करवाने का निर्णय लिया। देश में आरोग्य अनुरक्षण तंत्र भली भांति कार्य कर रहा है या नहीं। कक्षा में वाद विवाद आयोजित करने का निम्नलिखित में से क्या एक वांछनीय लक्ष्य नहीं है? अच्छा, आपको निगेटिव आंसर देना है, नॉट। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, अपने दावों के लिए समर्थित प्रमाणों के उपयोग में विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना। आप प्रमाण उनके बारे में उनको प्रशिक्षित कर रहे हो। नेक्स्ट ऑप्शन है, किसी विषय को विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में देखने की विद्यार्थियों की योग्यताओं को बेहतर करना। ऑप्शन नंबर 3 है, विद्यार्थियों को प्रतियोगी बनने और किसी भी मूल्य पर जीतने का प्रशिक्षण देना। कक्षा में विद्यार्थी की अवश्यता और सहभागिता को बढ़ा देना। अब देखो, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। और ये प्रतियोगी बनने के लिए जीतने, मूल्य पर जीतने का प्रशिक्षण देना, सिर्फ प्राइज देने के लिए डिबेट नहीं होनी चाहिए ना, तो ये सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, हमें नहीं बताना था। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन मार्केट आर ट्रू। तो बाजार के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट है, साप्ताहिक बाजारों में वस्तुएं सस्ते दामों पर उपलब्ध होती हैं क्योंकि दुकानदार इन्हें सीधे उत्पादकों से खरीदते हैं। इन वीकली मार्केट्स थिंग्स आर अवेलेबल इन चीपर रेट्स बिकॉज द शॉप ओनर्स परचेज डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स। तो ये क्या है, बिल्कुल सही है। वीकली मार्केट्स में यही तो होता है ना, आप थोक में जाके चीज़ें ले आते हो। नेक्स्ट है, फोन तथा इंटरनेट से की गई खरीदारी ने स्थानीय पास पड़ोसियों की दुकानों को नुकसान पहुंचाया है। सही है ना। अगर अभी तक क्या होता था कि आप सामने जाके दुकान से कुछ भी लेके आ जाते थे, अब आप फ़ोन में ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हो, तो उनसे नुकसान हो रहा है ना, ये भी सही है। स्थानीय दुकानों में बेची जाने वाली वस्तुएं प्रायः महंगी होती हैं क्योंकि दुकानदारों को किराया, बिजली, सरकार की फीस इत्यादि खर्च, स्थायी दुकान, फिक्स्ड दुकान में आपको टैक्सेस लगते हैं, आपको मतलब खर्च आएगा बिजली का, सारे तरीके के किराया देना पड़ेगा अगर आपने किसी की रूम किराए पे लिया हुआ है, तो सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ये भी क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट, बोथ तीनों सही हैं, A B C।
सारे ऑप्शंस ट्रू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, वन ऑफ देम इज असर्शन ए एंड द अदर इज रीजन आर, रीड देम केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शन। हमें बताना है कि असर्शन और रीजन सही है कि गलत। अभिकथन में क्या है, पारस्परिक सामाजिक विज्ञान शिक्षण बच्चे के वास्तविक जीवन के अनुभवों का कोई संदर्भ दिए बगैर समाजों और कालों के बारे में सीखने पर जोर देता है। क्या ये सही है? क्या ये सही है कि कन्वेंशनल सोशल साइंस टीचिंग emphasizes learning about societies and times without referring to child's actual lived experiences। तो ये कन्वेंशनल की बात हो रही है, तो पहले तो ऐसे किया जाता था, कन्वेंशनल जो मेथड है वो सही है। फिर है converting sets of social science facts into processes of social inquiry has been a major strength of the text based on the NCF 5। ये भी सही है लेकिन ए को एक्सप्लेन नहीं कर रही है। सामाजिक विज्ञान के तथ्यों को सामाजिक जांच पड़ताल की प्रक्रियाओं में बदलना पाठ्य पुस्तकों NCF 2005 पर आधारित एक प्रमुख मजबूत पहलू रखा गया है। ये भी सही है लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। तो ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव टू इंटरफेयर इन द वर्क ऑफ जुडिशरी। तो इनमें से कौन सा भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से विशिष्टता विधानमंडल और कार्यपालिका को न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देता? जो नहीं देता राइट, उसका वो आंसर होगा। तो फिर क्या होना है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ये सही है। फेडरलाइजेशन, ये भी सही है। राइट टू फ्रीडम, ये भी सही है। सेपरेशन ऑफ पावर, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। शोषण के विरुद्ध अधिकार, संघवाद, स्वतंत्रता का अधिकार, शक्तियों का पृथक्करण, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, बॉयज आर इनटू स्पोर्ट्स व्हेयरएज गर्ल्स आर इनटू आर्ट एंड क्राफ्ट। यहाँ पे लड़के खेल खेलते हैं और लड़कियाँ कला और कारीगरी अपनाती हैं। व्हाट डज दिस स्टेटमेंट से, ये कथन क्या विचार प्रकट करता है? अवधारणाएं, रूढ़िवादिता, अंतर, परंपरा। रूढ़िवादिता इसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्टेरियोटाइप, कि बॉयज़ जो हैं वो गेम्स खेलेंगी और गर्ल्स जो हैं वो आर्ट और क्राफ्ट में पार्टिसिपेट करेंगी। तो इसे रूढ़िवादिता, हमने जेंडर बायस में पढ़ा था ना कि स्टेरियोटाइप इसे बोला जाता है। ठीक है, सो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। तो हमने टोटल 60 क्वेश्चंस किए हैं, जो कि अभी एग्ज़ाम हुआ था इसी साल सीटेट का, जिसमें सोशल साइंस में टोटल 60 क्वेश्चंस आते हैं, सबको पता है राइट। और इसमें से 30 क्वेश्चंस हमने कल किए थे, ये थे 30 क्वेश्चंस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।